बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारा ये वायरोलॉजी का लेक्चर 5 है और हमारा आज का टॉपिक है लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, लेकिन लाइटिक साइकिल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें अभी मैं आपको बता दूं। अच्छा, हमने वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं कि वायरसेस जो है ये मुख्तलिफ होस्ट को अपने टारगेट करते हैं। कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, वो एनिमल्स को अपने टारगेट करते हैं। कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं, उनका होस्ट प्लांट होता है। ठीक है, इसी तरह से ह्यूमन वायरसेस भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक वायरसेस भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक वायरसेस वो वायरसेस होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स को टारगेट करते हैं, उसमें अपना इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट प्रोकैरियोट। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया और आर्किया। सही है, तो वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उन्हें हम बैक्टीरियल वायरसेस कहेंगे या बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, और बैक्टीरियोफेजेस का मतलब क्या है? बैक्टीरिया से ओरिजिनेटेड है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया का मतलब है बैक्टीरिया और बाकी फेज का मतलब होता है ईट, यानी ये हैं बैक्टीरिया ईटर्स, बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, बाकी वो वायरसेस जो आर्किया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं आर्कियल वायरसेस। अच्छा, जो फेजेस हैं वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया ईटर्स हैं, और हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, न्यूक्लिक एसिड, होस्ट रेंज और इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज़। यानी फेजेस की क्लासिफिकेशन इन 4 चीज़ों की बेसिस पे की गई है। फेजेस को उनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि फेजेस जो है उनमें आइकोसाहेड्रल हेड पाया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर उनकी टेल्स की डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हुई है कि कुछ फेजेस होंगे जिनमें आइकोसाहेड्रल हेड के साथ कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्स मौजूद होंगी, कुछ में नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्स मौजूद होंगी। कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्स यानी टेल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होने की सलाहियत रखती होंगी, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्स भी होंगी फेजेस में आइकोसाहेड्रल हेड के साथ। ठीक है, बाकी कुछ फेजेस होते हैं फिलामेंटस फेजेस कहलाते हैं, और फोर्थ कैटेगरी है टेललेस फेजेस, यानी कुछ फेजेस ऐसे होंगे जिनमें आइकोसाहेड्रल हेड तो होगा लेकिन टेल्स मौजूद नहीं होंगी। अब फेजेस का स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर याद हो तो हमने उसमें पिछली वीडियो में भी देखा था कि फेज का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। आइकोसाहेड्रल हेड होता है, ये कैप्सिड है इसका। ठीक है, ये इसका कैप्सिड है, और यहाँ पे अंदर बीच में क्या है? न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसकी नेक होती है, और फिर यहाँ बेस प्लेट होती है, उसके बाद जो है यहाँ पे इसके प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। सही है, तो ये जो इसके प्रोटीन फाइबर्स हैं या ये इसकी जो टेल्स हैं प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। सही है, तो इसकी काफ़ी कैटेगरीज हैं, कुछ में ये होंगी, कुछ में ये नहीं होंगी, कुछ में होंगी तो कॉन्ट्रैक्टाइल होंगी, नहीं होंगी तो होंगी लेकिन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होंगी, और कुछ फेजेस होते हैं फिलामेंटस। ये इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बेसिस पे देखें तो न्यूक्लिक एसिड की भी काफ़ी वेराइटी पाई जाती है फेजेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, कैटेगरी नंबर 1। फेजेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है। फेजेस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, और फेजेस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी पाया जाता है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है डीएस यानी डबल स्ट्रैंडेड और एसएस यानी सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये चारों कैटेगरीज पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड की तमाम फेजेस के अंदर, लेकिन जो मेजॉरिटी है फेजेस की उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी की बात कर ली, न्यूक्लिक एसिड की बात कर ली, अब आ गया होस्ट रेंज। होस्ट रेंज किसे कहते हैं कि फेजेस जो है वो उन जो होस्ट को इन्फेक्ट करेंगे तो उसकी रेंज क्या होगी। इसका मतलब ये है कि कितने होस्ट को जो है फेजेस इन्फेक्ट करेंगे, या कितने ज़्यादा को या कितने कम को, इसको हम होस्ट रेंज कह रहे हैं। बाकी इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज़, तो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज़ में यही हो जाएगा कि जो वायरसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब कि जब ये बॉडी में होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है इनकी वजह से। ठीक है, तो इसको ही हम जो है वो इम्यूनोलॉजिक प्रॉपर्टीज़ में कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम फेजेस का कुछ रोल डिस्कस कर लेते हैं कि इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, यानी क्या इनके फ़ायदे हैं, और इनका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, क्या इनके नुकसान हैं। तो फेजेस को हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि फेज जो है बैक्टीरिया को किल करते हैं, इसीलिए इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। सही है, ख़ासतौर पर उन बैक्टीरियाज़ को जो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं, एंटीबायोटिक्स से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो उन एंटीबायोटिक्स के अल्टरनेट के तौर पर हम फेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो फेजेस हैं उनको हम फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, फूड के अंदर, ताकि जो भी फूड बॉर्न पैथोजेंस हैं जो फूड की स्पॉइलेज कर सकते हैं उनको हम किल कर सकें और फूड जो है सेफ़ टू यूज़ हो जाए। बाकी इनका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा? नेगेटिव एस्पेक्ट इनका ये है कि
फेजेस के अंदर कुछ वायरुलेंस फैक्टर पाए जाते हैं। वायरुलेंस फैक्टर मतलब जो फेजेस को वायरुलेंसी प्रोवाइड करते हैं, जो उनको बहुत ज़्यादा जो है डेंजरस बना देते हैं। ठीक है, तो इस वायरुलेंस फैक्टर्स की वजह से ये क्या करते हैं कि अपने जो नॉर्मल होस्ट है उनको ये पैथोजेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये किस किस केसेस में हुआ है? बहुत सारे बैक्टीरिया के केसेस में ये हुआ है, जैसे कि सैल्मोनेला एंट्रिका, इकोलाई O157H7, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, बहुत सारे हैं ये, उनके केसेस में ऐसा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कुछ आप देख सकते हैं कि इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे नॉर्मल माइक्रोबायोटा में बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इन्होंने फेजेस ने पैथोजेंस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बैक्टीरिया की एग्जांपल लिखी हुई है इकोलाई। तो ये इकोलाई को 20 से ज़्यादा फेजेस जो है वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक ही बैक्टीरिया कई सारे फेजेस से इन्फेक्टेड हो सकता है। अच्छा, वायरसेस जो है वो 2 तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, या तो ये लाइटिक साइकिल परफॉर्म करेंगे या ये लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यानी इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो लाइटिक साइकिल में चले जाएं या लाइसोजेनिक साइकिल में। ठीक है, तो वो वायरसेस जो कि लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरुलेंट वायरसेस। वायरुलेंट यानी ये इस टाइप के वायरसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले, यानी कि एग्रेसिव टाइप के वायरसेस होते हैं जो लाइटिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइटिक साइकिल में ये करते क्या है, इसके कुछ ये बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले फेज जो है वो आता है, वो अटैच होता है होस्ट सेल्स के साथ। अपना जो डीएनए है, यहाँ मैं डीएनए लिख देती हूँ, यहाँ पे वो अपना डीएनए जो है वो एंटर कर देता है होस्ट सेल में। उसके बाद क्या होता है कि वो होस्ट सेल्स की मशीनरी पे अपना कंट्रोल हासिल कर लेता है, होस्ट सेल में जाके अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करता है, अपने प्रोटीन्स बनाता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, फिर क्या करता है, अपने सारे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को एक जगह पे जो है वो कंबाइन कर देता है, यानी अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, असेंबली जिसको कहते हैं हम। ठीक है, बहुत सारे फेज पार्टिकल्स बन जाते हैं और वो असेंबल होने के बाद जब सेल बर्डनाइज होने लगता है फेज पार्टिकल्स से, तो फिर क्या होता है, होस्ट सेल जो है ना वो उसको बर्स्ट करते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये 14 प्रोसेस है लाइसिस का। तो ये चंद बेसिक स्टेप्स है जो लाइटिक साइकिल में जो है वो हो रहे होते हैं। ठीक है, और जो वायरसेस इन्हें कैरी आउट करते हैं उन्हें वायरुलेंट वायरसेस कहते हैं। और यहाँ पे हम लाइटिक साइकिल को ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वायरसेस हैं वो हैं टी इवन बैक्टीरियोफेजेस, क्योंकि हम बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल पढ़ने वाले हैं ना, तो टी इवन बैक्टीरियोफेजेस जो है ना ये यहाँ पे लाइटिक साइकिल परफॉर्म करने वाले हैं। और जो इनका टारगेट होगा, यानी जो होस्ट बैक्टीरिया है वो है इकोलाई। इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर हम दूसरे वायरसेस के बारे में भी बात कर लें। वो वायरसेस कहलाते हैं टेम्परेट वायरसेस। टेम्परेट वायरसेस जो है ये वो वायरसेस होते हैं जो कि लाइसोजेनिक साइकिल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये एक और रिप्रोडक्टिव साइकिल है लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें क्या होता है, फेज जो है अपना डीएनए होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट कर देता है, एंटर करवा देता है, और होस्ट सेल्स के साथ एक फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहता है, उसको बर्स्ट नहीं करता इमीडिएटली। लेकिन हम पढ़ेंगे कि कौन सी कंडीशंस आती हैं जो कि उसको सेल को बर्स्ट करने पे मजबूर कर देती हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले लाइटिक साइकिल जो कि टी इवन बैक्टीरियोफेजेस परफॉर्म करता है, और जिस होस्ट को अपना टारगेट बनाता है वो है इकोलाई। अब ये टी इवन बैक्टीरियोफेजेस जो है ये सबसे कॉम्प्लेक्स फेजेस हैं। इसके अलावा जो है इनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है एज न्यूक्लिक एसिड के। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल टेल्स पाई जाती हैं। सही है, और चौथी चीज़ क्या है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वायरस की मायोविराइडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, लाइटिक साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाइटिक साइकिल में होता क्या है कि जो वायरुलेंट वायरसेस होते हैं वो होस्ट सेल में एंटर होते हैं, उसमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और जो रिप्रोडक्शन करता है अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, और असेंबली करके होस्ट सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब हम बारी बारी इन स्टेप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एड्जॉर्प्शन या अटैचमेंट। ठीक है, सबसे पहले फेज पार्टिकल आता है कम, ठीक है, वो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर अटैच होता है। लेकिन फेजेस बैक्टीरिया के ऊपर ऐसे ही रैंडमली अटैच नहीं हो सकते, बल्कि वो कुछ खास रिसेप्टर साइट्स, बैक्टीरिया के सेल के ऊपर भी कुछ खास रिसेप्टर साइट्स होते हैं जिनके ऊपर जाके फेजेस अटैच होते हैं। अब फेज को अटैच होने के लिए भी कोई कंपोनेंट चाहिए, और बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे कंपोनेंट हो जहाँ पे ये फेज अटैच हो सके। तो अटैचमेंट के लिए फेजेस की हेल्प करेंगे टेल फाइबर्स। ठीक है, टेल फाइबर्स की मदद से ये अटैच होंगे बैक्टीरिया की सेल सरफेस के साथ, और जहाँ पर ये अटैच होंगे वो क्या है, रिसेप्टर्स हैं, और बैक्टीरिया के डिफरेंट कंपोनेंट एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। एलपीएस, प्रोटीन, फ्लैजिला, पिलाए, टिकॉइक एसिड, ठीक है,
मोर देन 200 रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर, ठीक है। तो ये अटैचमेंट का प्रोसेस जब हो जाएगा, सबके सब टेल्स अटैच हो जाएंगी सरफेस के साथ, ठीक है। टेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर क्या होगा, अटैच होने के बाद जो बेस प्लेट है वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी पिक्चर भी बनाऊंगी लास्ट में ताकि आपको समझ में आ जाएगा। टेल फाइबर्स के अटैचमेंट के बाद जो बेस प्लेट है वो सेटल डाउन हो जाएगी होस्ट सेल की सरफेस के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इंजेक्शन या पेनिट्रेशन का प्रोसेस। इंजेक्शन में क्या होगा, अटैचमेंट के बाद बेस प्लेट के पास एक प्रोटीन होता है GP5। इस GP5 प्रोटीन की जो एक्टिविटी है वो लाइसोजाइम की तरह है। ये क्या करेगा कि बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है उसको ये डैमेज करेगा, ठीक है। क्योंकि DNA को फेज के हेड से सेल के साइटोप्लाज्म तक जाने के लिए एक रास्ता चाहिए ना, उसको खाली जगह चाहिए जहाँ से DNA एंटर हो सके सेल में। तो GP5 प्रोटीन क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन को डैमेज करेगा। उसके बाद जो हेड जो फेज का जो हेड है उसके नीचे जो शीट मौजूद है उसके अंदर क्या है, रॉड मौजूद है। रॉड जो है वो बाहर आ जाएगी। असल में जो रॉड है एक चैनल का काम करती है। ये फेज के अंदर जो DNA है उसको ये कहाँ तक लेकर आएगी, कहाँ पहुँचाएगी, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो रॉड जो है ये क्या करेगी, आगे जाके ये बाहर आएगी और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख कर देगी, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल को डैमेज करने के बाद भी मेम्ब्रेन भी एक बैरियर है मौजूद, फेज DNA की रुकावट है ये। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होल क्रिएट होगा। उसके बाद फाइनली DNA को जगह मिल जाएगी सेल के अंदर एंटर होने की। सिंथेसिस ऑफ फेज, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। हमने 2 स्टेप्स डिस्कस कर लिए लाइटिक साइकिल के। और पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट, और दूसरा स्टेप था इंजेक्शन जिसमें DNA इंजेक्ट होता है होस्ट सेल के अंदर। अब तीसरा स्टेप है सिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या होगा, DNA सेल के अंदर पहुँच चुका है और अब होस्ट सेल के अंदर जो फेज है उसका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स बनेंगे। अच्छा, वायरस की एक फैमिली है पढ़ना, वैरायटी फैमिली। इसके अलावा बाकी जितने वायरसेस हैं वो सेम रेप्लिकेशन का पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है कौन से वायरसेस की लाइटिक साइकिल को पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियोफेजेस की, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस में हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके DNA की बात करें जो कि इसने इंजेक्ट किया होस्ट सेल में, और इसके DNA में 2 तरह के जीन्स होते हैं, अर्ली जीन्स और लेट जीन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 तरह के जीन्स मेंशन किए मैंने। तो सबसे पहले क्या होता है कि फेज ने अपना DNA इंजेक्ट कर दिया था जो कि होस्ट सेल में एंटर हो चुका है। और अब क्या होगा कि फेज DNA जो है उससे mRNA बनेगा, यानी मैसेंजर RNA, बाय द हेल्प ऑफ होस्ट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि वायरस जो अपनी रेप्लिकेशन खुद नहीं कर सकता, अपने प्रोटीन्स खुद नहीं बना सकता, ठीक है। उसके लिए इसको होस्ट सेल की हेल्प लेनी पड़ती है। होस्ट सेल के एंजाइम और उसकी मशीनरी यूज़ करके ये अपने प्रोटीन्स और अपने DNA की रेप्लिकेशन करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने होस्ट के RNA पॉलीमरेज को यूज़ करते हुए DNA से mRNA बनाया है, ठीक है। और इस mRNA को अर्ली mRNA कहा जाता है। इसलिए अर्ली mRNA हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये DNA की रेप्लिकेशन से पहले बना है। अब इसका भी एक रीज़न है कि ये पहले क्यों बना है। तो अब क्या होगा आगे, अर्ली mRNA जो है अब ये जाएगा राइबोसोम्स के पास, होस्ट सेल के राइबोसोम्स, और उसका tRNA जो यूज़ होगा और mRNA की ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। mRNA की ट्रांसलेशन होगी तो अर्ली प्रोटीन्स बनेंगे, ठीक है। हमें पता है जो जीन्स का जो कोड था वो ट्रांसलेट हो गया इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो यहाँ पर अर्ली प्रोटीन्स या एंजाइम्स बन गए हैं वायरस के, ठीक है। और ये जो एंजाइम्स या प्रोटीन है ये प्रोडक्ट है अर्ली जीन्स का, यानी यहाँ पर जो अर्ली जीन्स मौजूद थे ना फेज DNA में, वो अब ट्रांसलेट हो गए हैं अर्ली प्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अभी भी जो लेट जीन्स हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, वो ट्रांसलेट नहीं हुए हैं अभी तक, ठीक है। अब वो कब होंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अर्ली प्रोटीन्स बन चुके हैं जो अर्ली जीन्स का प्रोडक्ट है। फिर ये अर्ली प्रोटीन और एंजाइम जो हैं ये बने क्यों थे, ये DNA की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। DNA की रेप्लिकेशन के लिए कोई भी एंजाइम्स मौजूद नहीं थे जो DNA की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करें, इसीलिए पहले mRNA बना, ठीक है। और mRNA जब ट्रांसलेट हुआ तो प्रोटीन और एंजाइम्स बन गए, और इन प्रोटीन्स और एंजाइम्स ने DNA की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करना था, ठीक है। फिर क्या हुआ, DNA की हमने देखा कि एक फेज DNA जो है इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन चुकी हैं, फेज DNA की रेप्लिकेशन हो गई। और यहाँ पर देखें अर्ली जीन तो ट्रांसलेट हो गए थे, लेकिन लेट जीन जो है वो भी अब इन कॉपीज़ के अंदर आ चुके हैं, कॉपी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लेट जीन्स अभी भी मौजूद है। जब लेट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी
यानी कि हर एक डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। लेकिन अब जो एमआरएनए बनेगा उसको हम कहेंगे लेट एमआरएनए। और ये जो लेट एमआरएनए बनेगा, जब ये ट्रांसलेट होगा, यानी जब इसकी ट्रांसलेशन होगी इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस, तो इससे भी क्या बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे। लेकिन ये बाद में बन रहे हैं प्रोटीन, इन्फेक्शन के काफ़ी लेट ये प्रोटीन्स बन रहे हैं, तो इनको हम लेट प्रोटीन्स कहेंगे। और ये लेट प्रोटीन्स क्या है, ये 3 कैटेगरी के प्रोटीन्स हैं। इसमें कुछ आ जाएंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और कुछ ऐसे प्रोटीन्स आ जाएंगे जो कि एज अ हेल्पर काम करेंगे। मतलब ये प्रोटीन एज अ हेल्पर काम करेंगे, यानी कि ये फेज के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं होंगे, बल्कि फेज का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। बाकी तीसरी कैटेगरी के वो प्रोटीन्स हैं जो कि सेल लाइसिस में हेल्प करने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर जो इंजाइम्स, अर्ली इंजाइम्स और प्रोटीन्स बने थे, उन्होंने एक तो डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प की थी, और दूसरा वो क्या करते हैं, वो बनने के बाद होस्ट सेल की मशीनरी के ऊपर अपना काबू कर लेते हैं। ठीक है। होस्ट सेल को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और होस्ट के डीएनए को जो है डिग्रेड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। होस्ट का डीएनए जब डिग्रेड होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं वहाँ पर। तो जो वायरस के इंजाइम्स हैं वो होस्ट के न्यूक्लियोटाइड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। मतलब कि इसके न्यूक्लियोटाइड लेके ये अपने जो है ना डीएनए की रेप्लिकेशन करेंगे, उसमें ये न्यूक्लियोटाइड यूज़ कर लेंगे डीएनए को बनाने में। तो अब हमने यहाँ पे देखा था कि किस टाइप के प्रोटीन्स बन रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको कैटेगरीज में भी लिख दिया ताकि और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो होस्ट के बायोसिंथेसिस के दौरान 4 तरह के प्रोटीन्स बन रहे थे। सबसे पहले तो इमीडिएट अर्ली प्रोटीन्स बनते हैं जो अर्ली जीन्स की प्रोडक्ट हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, होस्ट के जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करवा दिया था और होस्ट के डीएनए को जो है डिग्रेड कर दिया था। ठीक है। ये वही है प्रोटीन और एंजाइम्स वगैरह। और इन्होंने होस्ट सेल्स की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है। और होस्ट के डीएनए को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फेज डीएनए बनाने के लिए। उसके बाद डिलेड अर्ली प्रोटीन और मिडिल प्रोटीन। ये जो डिलेड अर्ली प्रोटीन है ये वायरस की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। ठीक है। और मिडिल प्रोटीन भी वायरस की रेप्लिकेशन के दौरान ही इस्तेमाल होते हैं। तो एक तरह से इनका मिलता जुलता इनका जो है रोल है। बाकी लेट प्रोटीन्स का हमने देखा था, ये लेट जीन्स की प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये कब बन रहे थे, इन्फेक्शन के बिल्कुल एंड में, जब सेल को बस्ट करने का टाइम आ रहा था उस दौरान ये बने। और ये 3 तरह के प्रोटीन थे, एक वो जो कि सेल लाइसिस करवाएंगे, और दूसरे वो जो कि जो फेज डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, कैप्सिड का स्ट्रक्चर, टेल्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो प्रोटीन्स की बनी हुई है, उनको बनाने में हेल्प करेंगे। और तीसरे क्या है, जो कि स्ट्रक्चर में हेल्प आउट तो करेंगे लेकिन खुद स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये सारे प्रोटीन्स की टाइप हैं जो कि होस्ट के बायोसिंथेसिस के दौरान बनती है। अब 4th स्टेप है असेंबली ऑफ फेजेस। असेंबली में क्या होगा कि फेज के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपस में कंबाइन होकर कंप्लीट फेज का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि इस तरह का होता है। सबसे पहले क्या होगा कि सारे फेज के कंपोनेंट अलग अलग बनेंगे। जैसे कि बेस प्लेट है, ये 16 प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सबसे पहले बेस प्लेट बनेगी। ठीक है। और फिर टेल ट्यूब बनी है। ठीक है। और टेल ट्यूब का गिर्द क्या होता है, शीट बन जाती है। ठीक है। इसके गिर्द एक कवर एक तरह का वो बन जाता है। और फिर ये जो टेल ट्यूब है जिसके गिर्द शीट है, ये किसके ऊपर अटैच हो जाती है, बेस प्लेट के ऊपर। यहाँ पे देखें 4th स्टेप में बेस प्लेट के ऊपर ही अटैच हो गई है। और लास्ट में क्या होता है कि ये बेस प्लेट के साथ टेल फाइबर्स जो हैं ये अटैच हो जाते हैं, और टेल फाइबर्स भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक साइड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक साइड पे टेल असेंबली तैयार हो रही है। ये क्या है, ये पूरी टेल असेंबली है, टेल का पार्ट है ये सारा का सारा। ये रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं हेड के पार्ट की तरफ। आइकोसेड्रल हेड कैसे बनेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले प्रो हेड बनता है, यानी इमेच्योर हेड बनता है, और इसको बनाने में इसके फोल्डिंग प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये जो हेड है ये 10 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है। 10 प्रोटीन्स का बना होता है ये हेड। इसके फोल्डिंग प्रोटीन हेड को बनाने के बाद जो है रिमूव हो जाते हैं बाद में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेड तो बन गया, डीएनए की पैकेजिंग करवाने में पोर्टल प्रोटीन्स हेल्प आउट करते हैं। पैकेज हो चुका है और ये हेड जो है बिल्कुल रेडी है। अब ये मैच्योर हेड कहलाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे हेड रेडी हो चुका है, यहाँ पर टेल असेंबली रेडी है। अब ये हेड टेल असेंबली के ऊपर अटैच होकर एक प्रॉपर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर पेश करेगा। ठीक है। जो कि हेड और टेल्स पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पर क्या है, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, उसमें कैप्सिड हेड होता है, अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक है। और नीचे क्या है, शीट मौजूद है जिसके अंदर क्या मौजूद है, रॉड। ठीक है।
और फिर उसके नीचे बेस प्लेट है और जिसके साथ टेल फाइबर्स अटैच हैं। यहाँ पर अब फेजेस की असेंबली कंप्लीट हो चुकी है। सही है। तो होता ये है कि जब बायोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, प्रोटीन्स बन चुके हैं, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस हो गई है, फिर क्या होता है, जो प्रोटीन है ये फेज के कंपोनेंट्स को बनाते हैं ताकि जो फेजेस है उनका स्ट्रक्चर रेडी हो जाए और उसमें डीएनए को पैकेज करके और फिर जो फेजेस हैं वो लाइसिस की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो फाइनल स्टेप है हमारा लाइसिस का। ठीक है। अब क्या हुआ है कि रेप्लिकेशन वगैरह प्रोटीन सब कुछ बन चुके हैं और फेज का स्ट्रक्चर्स भी असेंबल हो गए हैं, काफ़ी सारे फेजेस अब बन चुके हैं। तो क्या होगा, फेजेस की असेंबली के बाद होस्ट सेल जो है ना वो बर्डनाइज होने लगेगा। यहाँ पर हमारा होस्ट सेल है इकोलाई। इकोलाई के अंदर एक सेल में तकरीबन 150 वायरियॉन्स बनते हैं। ठीक है। और ये 150 फेजेस जो बनते हैं ये क्या कर देंगे, फिर होस्ट सेल को लाइज कर देंगे, क्योंकि ये लाइटिक साइकिल है तो एंड में होस्ट सेल लाइज होगा। ठीक है। और होस्ट सेल से फिर बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स रिलीज होंगे। अब यहाँ पर लाइसिस में दो प्रोटीन्स हेल्प आउट करेंगे, एक है T4 लाइसोजाइम और दूसरा है होलिन। क्योंकि होस्ट सेल में से निकलने के लिए फेजेस को रास्ता चाहिए, तो वो ये उनके लिए जो है ना रास्ता बनाने का काम करेंगे। T4 लाइसोजाइम क्या करेगा, ये होस्ट सेल की जो सेल वॉल है ना उसको डैमेज कर देगा। ठीक है। और जो होलिन है ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसमें सुराख करेगा। अगर फेजेस अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो पहला बैरियर इनके सामने सेल मेम्ब्रेन का आएगा। इनका होलिन एंजाइम सेल मेम्ब्रेन में होल कर देगा ताकि फेज को निकलने का रास्ता मिल जाए, कि इसी होल में से गुजरते हुए जब होस्ट सेल की सेल वॉल तक पहुंचेंगे। अब सेल वॉल एक फिर रुकावट इनके सामने आई तो जो इनका T4 लाइसोजाइम है, एंजाइम है फेज का, वो क्या करेगा, सेल वॉल को भी डैमेज कर देगा। और फाइनली सेल वॉल के डैमेज होने की वजह से सेल जो है अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा और बहुत सारे फेजेस जो है रिलीज होंगे सेल को बर्स्ट करते हुए। तो यहाँ पर ये लाइटिक साइकिल जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब लास्ट में क्विक ओवरव्यू देखते हैं फिगर के जरिए कि किस तरह से लाइटिक साइकिल परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले फेज जो है वो आके होस्ट सेल के ऊपर अटैच होगा। अब यहाँ पे देखें होस्ट सेल की सरफेस है, इसके साथ फेज अटैच हुआ है अपने टेल फाइबर्स के जरिए। ठीक है। और ये होस्ट सेल का डीएनए है। अटैचमेंट के बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन। फेज ने अपने डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, बायोसिंथेसिस के फेज ने होस्ट सेल की एक्टिविटीज़ पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोटीन्स बना रहा है और अपने डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा है। और होस्ट सेल का डीएनए यहाँ पे डिग्रेड हो गया है और होस्ट सेल की जो मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसिस है वो भी रुक गई है। और चौथा प्रोसेस यहाँ पे देखें कि अब डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो गई, प्रोटीन भी बन गए। अब वक्त आ गया कि फेज के डिफरेंट कंपोनेंट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसको असेंबल किया जाए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कैप्सेट, बेस प्लेट और ट्यूब और टेल फाइबर सब पड़े हुए। इन सबको कंबाइन करके बहुत सारे फेजेस बन जाएंगे और लास्ट में ये प्रोसेस आ गया लाइसिस का। फेज ने होस्ट सेल को यहाँ से लाइस कर दिया है, बस्ट कर दिया है अपने दो एंजाइम्स की मदद से और यहाँ से ये बाहर निकल रहे हैं। तो इस तरह से लाइटिक साइकिल कंप्लीट हो गई है हमारी आज। और होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और दूसरों के साथ आप शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।